हेलो वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम जो आपका अध्याय नंबर 6 एनसीईआरटी का यानी कि ऊतक, इसका लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो में हम। और इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक ये सारे मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप इनको ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखे तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, देखो ये ऊतक जो चैप्टर है, अगर आपने चैप्टर नंबर 5 यानी कोशिका वाला चैप्टर जो पढ़ा हुआ है ना, अगर तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो कम से कम चैप्टर नंबर 5 तो आप देख लेना इस चैप्टर को देखने से पहले। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ऊतक क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऊतक जो है, ठीक है ना, ये कोशिकाओं का एक समूह होता है। मतलब कुछ कोशिकाएं आपस में मिल के ग्रुप बना लेती हैं जो एक जैसा काम करती हैं, इसी ग्रुप को हम ऊतक कहते हैं। तो जब भी ऊतक की परिभाषा आएगी तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और एक विशेष कार्य करती हैं। ठीक है, साइंस में ऊतक के अध्ययन के लिए अलग से एक ब्रांच है। साइंस के उस ब्रांच को हम ऊतक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना आप। ऊतकों के कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले, बट फिर भी देखो पादप ऊतक यानी जो पौधों में पाए जाने वाले ऊतक हैं जिनके बारे में मेनली हमें पढ़ना है वो है विभजोतक ऊतक, स्थायी ऊतक, कुछ विशेषीकृत ऊतक भी होते हैं। ठीक है, जंतु ऊतक के बारे में जो हमें पढ़ना है वो मेनली एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये सारी चीज़ें हमें क्लास 9th के लेवल पे पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पौधे और जानवर, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इनकी बनावट बिल्कुल अलग होती है। तो जाहिर सी बात है इनके ऊतक भी बिल्कुल अलग तरह के होंगे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बोलोगे नहीं, पौधे और जानवर एक ही तरह के ऊतकों से नहीं बने होते हैं। ठीक है, पौधे और जानवरों के ऊतक अलग अलग होते हैं क्योंकि पौधे जो हैं वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, उनमें नई नई पत्तियाँ निकलती रहती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। जबकि जो जानवर होते हैं वो एक निश्चित अवधि तक ही बढ़ते हैं। तो मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, इसलिए इनके ऊतक भी बिल्कुल अलग होते हैं आपस में। ठीक है ना, जानवर और पौधों के ऊतक एकदम अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पौधे जो है वो मेनली गति नहीं दिखाते, लेकिन जानवर गति दिखाते हैं। इस कारण भी इनकी, ठीक है ना, ऊतकों की जो बनावट है वो अलग अलग होगी। और इसी तरह से जो पौधों की कोशिकाएं हैं उसमें मुख्य रूप से सेलुलोज होता है। ठीक है, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल अलग अलग बनावट होती है पौधे और जंतुओं के ऊतक की। ठीक है ना, अगर आपको बिल्कुल और अच्छे से पढ़ना है तो आप एक एक लाइन यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ में दे दूंगा इस लेक्चर में, ठीक है ना, साथ में अटैच कर दूंगा। चलिए अब मेन चैप्टर चालू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है पौधों वाले ऊतक जिनको हम बोलेंगे पादप ऊतक। उसके बाद हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में, लेकिन पहले पादप ऊतक यानी पौधों में जो पाए जाने वाले ऊतक हमें मेनली पढ़ने हैं वो 2 टाइप के हैं, इनकी बात करते हैं। पहला है विभजोतक ऊतक, दूसरा है स्थायी ऊतक। ठीक है, जो विभजोतक ऊतक है इसके फिर से 3 हिस्से करे गए हैं, यानी इसके 3 सब पार्ट्स हैं। पहला है शीर्षस्थ विभजोतक, दूसरा है अंतर्विष्ट विभजोतक और तीसरा है पार्श्व विभजोतक। और इसी तरह से जो परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक है इसके फिर से 2 हिस्से हैं। पहला है सरल और दूसरा है जटिल, यानी सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। फिर जो ये सरल स्थायी ऊतक है इसको अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो जटिल स्थायी ऊतक है इसको अगेन 2 हिस्सों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये फ्लो समझ में आ गया होगा आपको। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करेंगे विभजोतक ऊतक की और इसके इन 3 प्रकार की। ठीक है, तो देखो विभजोतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो होता है, ठीक है ना, ये मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस तरह का ऊतक है, इसके बारे में डिटेल्स में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है विभजोतक ऊतक जो होता है ये पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का ऊतक है जो विभाजन के माध्यम से नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। मतलब जो नई कोशिकाएं बनाने का काम कर रहा है ऊतक, जिसमें विभाजन होकर पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बना रही हैं, ठीक है ना, वो ऊतक क्या कहलाता है? विभजोतक ऊतक। देखो यहाँ नाम में भी देखो कुछ कुछ मैच करता है, यहाँ है विभाजन और यहाँ है विभजोतक, दोनों में विभा दिख रहा है आपको। तो ऐसे अगर आप भूल जाओ तो कम से कम ये पॉइंट तो आपको याद रहेगा कि विभजोतक ऊतक जो होता है ये एक ऐसा ऊतक है जो विभाजन के माध्यम से नई कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है। इतना तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, इसके आगे आपको याद रखना है कि यह ऊतक पादप की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है।
जाहिर सी बात है वृद्धि के लिए नई कोशिकाएं चाहिए होंगी, नए, ठीक है ना, ऊतक चाहिए होंगे। तो यही ऊतक है जो, ठीक है ना, उनकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विभजोतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि विभजोतक ऊतक मेनली पौधे के उन हिस्सों में पाया जाएगा जहाँ पे नई वृद्धि हो रही है, जैसे जड़, तना, कलियाँ, जो इनकी टिप्स होती हैं मेनली। ठीक है ना। तो अब मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो विभजोतक ऊतक है इसके ये 3 हिस्से हैं। ठीक है, तो ये 3 हिस्से, ठीक है ना, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। पहले आप यहाँ फिगर में देख लो, मान लो ये छोटा सा कोई तना है, ठीक है, तो जो टिप पे पाए जाएंगे, यहाँ शीर्ष पे जो जितने भी टिप्स हैं, यहाँ पे जो टिप्स पे पाए जाएंगे इनको बोलेंगे शीर्षस्थ विभजोतक। ठीक है, और यहाँ जो इनके अंदर पाए जा रहे हैं, इस तरफ बढ़ा रहे हैं, ये पौधे में कोशिकाएं विभाजित कर रहे हैं, इनको बोला जाता है अंतर्विष्ट। ठीक है, और जो यहाँ पे, ठीक है ना, परत परत बनती जाएगी ताकि इसकी चौड़ाई और बढ़ सके, इसको बोलेंगे पार्श्व विभजोतक। ठीक है, तो इनमें खास बात क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे शीर्षस्थ जो होता है, तो शीर्षस्थ विभजोतक पौधे की जड़ हो गई या तने हो गए, इसकी लंबाई में वृद्धि करता है, क्योंकि यहाँ पे नए ऊतक बनेंगे तो पौधा आगे बढ़ना चालू करेगा, इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ेगी। इसी तरह से जो अंतर्विष्ट विभजोतक होता है, ये पौधे के बीच के हिस्सों, ठीक है ना, अंतर्विष्ट आप देख रहे हो, पौधे के बीच के हिस्सों में वृद्धि करता है। और जो पार्श्व विभजोतक होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे जैसे इसकी परत ये और बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे ये मोटाई बढ़ेगी इसकी, यानी कि ये पौधे की मोटाई और चौड़ाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन सी वृद्धि करते हैं, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, शीर्षस्थ जो होता है ये पौधे की जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करता है, अंतर्विष्ट जो होता है ये पौधे के बीच के हिस्सों में वृद्धि करता है, और जो पार्श्व विभजोतक होता है ये पौधे की मोटाई और चौड़ाई में वृद्धि करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, इसके बाद आता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में हमने 2 देखा था, सरल स्थायी और जटिल स्थायी। ठीक है ना, यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लो ताकि आपको याद रहे। देखो, स्थायी ऊतक में हमने क्या देखा था, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल में फिर से ये 3 थे और जटिल में ये 2 थे, तो इनके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्थायी ऊतक, ठीक है, किसे कहते हैं? स्थायी ऊतक वे विभजोतक ऊतक होते हैं जिनकी विभाजन करने की क्षमता खो गई है। जैसे विभजोतक ऊतक में क्या था कि वो ऊतक की कोशिकाएं डिवाइड हो के नई कोशिकाएं बना रही थी, नए ऊतक बना रही थी। ठीक है, लेकिन जब वो कोशिकाएं धीरे धीरे पुरानी हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं और वो परमानेंटली एक शेप में आ जाती हैं, यानी स्थायी हो जाती हैं। इसीलिए इसका नाम परमानेंट टिश्यू या फिर स्थायी ऊतक होता है। ठीक है, तो स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, समझ में आ गया? स्थायी ऊतक असलियत में विभजोतक ऊतक है, लेकिन वो वाले विभजोतक ऊतक जिनकी विभाजन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब समझ में आ गया? और ये अब विभाजित नहीं हो सकती है, जितना विकसित होना था ये हो गई। ठीक है, तो स्थायी ऊतक की कोशिकाएं काम क्या करती हैं? ये ऊतक पौधे के संरचनात्मक, भंडारण और परिवहन कार्यों में मदद करते हैं। यानी कि संरचना कैसी होगी, पौधे में अगर कुछ भंडारण करना है पानी का, भोजन का, तो वो कहाँ रखा जाएगा, कहाँ पे भंडारित किया जाएगा, या फिर पौधे में अगर कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, परिवहन करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है खाना पानी, तो वो कैसे किया जाएगा, वो सारी जिम्मेदारी स्थायी ऊतक की होती है। ठीक है, और स्थायी ऊतक को फिर से 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। पहला है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। तो इनके बारे में बात करते हैं। सरल स्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, इसमें जैसे कि नाम से ही पता लगता है, सरल मतलब इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि ये एक ही तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जब भी आपसे पूछें कि सरल स्थायी ऊतक किसे कहेंगे, तो हम बोलेंगे इसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो एक ही कार्य करती हैं। और सरल स्थायी ऊतक के फिर से 3 पार्ट हैं। इसके मुख्य 3 पार्ट होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है। दूसरा है कॉलेनकाइमा, जो आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है। और तीसरा है स्केलेनकाइमा, जो आपको, ठीक है ना, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फिर से सरल स्थायी मतलब सरल स्ट्रक्चर होता है, एक ही तरह की कोशिकाएं से मिलके बना होता है और जो एक ही कार्य करती हैं। और इसके 3 टाइप है, फिर से याद रखना, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक, अब जरा एक एक करके बात करते हैं, ठीक है ना, इनकी मतलब ये पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा में खास बातें क्या, इनमें क्या अंतर है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की।
ठीक है, जो यहाँ पे आपको फिगर में भी नज़र भी आ रहा होगा। तो आपको याद रखना है कि पैरेन्काइमा जो होता है ये सबसे सामान्य प्रकार का स्थायी ऊतक होता है। ठीक है, दीवारें याद रखनी है आपको इनकी कैसी होती है, कोशिका भित्ति या दीवारें कैसी होती हैं। दीवारों के बेस पर, कोशिका भित्ति के बेस पे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो पैरेन्काइमा होता है इसकी जो दीवारें होती हैं वो पतली और लचीली होती हैं। कैसी होती हैं? पतली और लचीली होती हैं। ठीक है, इनके बीच में देखो अंतरकोशिकीय स्थान भी पाया जाता है, अंतराकोशिकीय स्थान भी पाया जाता है। कार्य क्या होता है पैरेन्काइमा का, कार्य क्या होता है? ठीक है, ये भी पूछा गया कई बार। तो आपको याद रखना है, पौधे में भोजन, पानी और वायु का भंडारण करने का काम करते हैं, यानी उनको इकट्ठा रखते हैं, भंडारण यानी कि स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, कुछ पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करती हैं। ठीक है, जैसे क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है। अब याद रखना, यहाँ पर ये क्लोरेन्काइमा अलग चीज़ है और कोलेरेन्काइमा अलग चीज़ होती है। ये अलग चीज़ है, नाम मिलता जुलता है। ये कोलेन्काइमा है, वो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन यहाँ पे क्लोरेन्काइमा है जिसमें मेनली क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरेन्काइमा और यहाँ पे जो हमने देखा कोलेन्काइमा, दोनों अलग हैं, याद रखना, नाम से कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छा, कुछ पैरेन्काइमा कोशिकाएं जल में तैरने में मदद करती हैं, इन्हें हम एरेन्काइमा कहते हैं। इसके बाद अगर हम कोलेन्काइमा की बात करें तो इसकी कोशिकाएं जो होती हैं लंबी और अनियमित मोटी होती है। अनियमित मोटी मतलब कहीं से ज़्यादा मोटी, कहीं से कम मोटी। ठीक है, तो ये अनियमित मोटी होती हैं। यह ऊतक युवा तनों, पत्तियों, फूलों और बाकी चीज़ों को यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है, मतलब उन्हें मजबूती देता है ताकि वो टूटे ना। ठीक है, तो कार्य समझ में आ गया होगा यहीं से। ठीक है, कि ये पौधे को लचीलापन और समर्थन देता है जिससे वह झुक सके बिना टूटे। यह विशेष रूप से उन हिस्सों में पाया जाता है जहाँ विकास होता रहता है। ठीक है, अच्छा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इसमें जो कोशिकाएं होती हैं कठोर होती है और मोटी दीवारों वाली होती हैं। ज़्यादातर कोशिकाएं जो इसकी होती हैं वो मृत होती हैं, यानी मर चुकी कोशिकाएं होती हैं स्क्लेरेन्काइमा में। ठीक है, जैसे नारियल के जो रेशे होते हैं जो आपने देखा होगा, ठीक है, वो मेनली किसके बने होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। क्वेश्चन आया भी है बहुत बार, तो आप याद रखना। ठीक है, कार्य के बारे में अगर पूछ लिया जाए, स्क्लेरेन्काइमा के कार्य के बारे में लिख दो, तो आपको लिखना है पौधे के परिपक्व भागों को कठोरता और मजबूती प्रदान करना। परिपक्व मतलब जो हिस्सा एकदम डेवलप हो चुका है उसको ये मजबूती प्रदान करता है। यह बीजों के कवर में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है और कठोर फलों में पाया जाता है। ठीक है ना, इसके दो प्रकार होते हैं, फाइबर और छोटी और मोटी कोशिकाएं। ठीक है, अच्छा, अब ये सिंपल वाला हो गया। अब बात करते हैं जटिल ऊतक की। जटिल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे नाम से ही पता लग रहा है इसका स्ट्रक्चर जटिल होगा। ठीक है, और जटिल स्ट्रक्चर होगा मतलब ये एक से ज़्यादा तरह की कोशिकाओं का से बना होगा, इसीलिए थोड़ा स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसीलिए हम इसको जटिल स्थायी ऊतक बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, इन ऊतकों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सरल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका पाई जा रही थी, लेकिन जो जटिल ऊतक होता है इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। जटिल ऊतकों का मुख्य कार्य पौधों में, ठीक है ना, परिवहन करना है, मतलब एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, पहले बात करते हैं जाइलम के बारे में। ठीक, तो जाइलम जो होता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जा से जाइलम, जा से जल। ठीक है, अगर आपको याद करने में दिक्कत होती तो ऐसे याद कर लेना, जा से जाइलम, जा से जल, यानी जाइलम जल यानी पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, फा से फ्लोएम, फा से फूड यानी कि ये भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, खैर यहाँ पे आ जाओ। तो जाइलम की जो मैं बात कर रहा था, इसमें क्या है कि यह पानी और खनिजों को जड़ों से पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा ये पूछा जाता है कि जाइलम कितनी अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये 4 अलग अलग तरह की कोशिकाओं से मिलके बना होता है, मतलब इसमें 4 अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। वो क्या होती हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो जाइलम में, ठीक है ना, जो 4 कोशिकाएं हैं उसमें पहली है ट्रैकीड, दूसरी है वाहिका, तीसरी है जाइलम पैरेन्काइमा, अगली है जाइलम फाइबर। तो ये इन 4 चीज़ों से मिलके कम्प्लीटली बनता है। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल स्थायी ऊतक है, इसीलिए देखो इसमें कितनी जटिलता है कि अलग अलग 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो ट्रैकीड जो होती है ये लंबी पतली कोशिकाएं होती हैं जो पानी का परिवहन करती हैं। वाहिका जो होती है चौड़ी और छोटी कोशिकाएं होती हैं जो पानी और खनिज के तेजी से परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये भोजन को स्टोर करके रखता है, और जो जाइलम फाइबर है ये मुख्यतः सहारा देने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात।
अच्छा, इसके बाद बात करते हैं फ्लोएम की। जैसे मैंने कहा फासे फ्लोएम, फासे फूड यानी भोजन। तो इसका मुख्य कार्य पौधे में भोजन का वितरण करना होता है, ठीक है। और ये भोजन कौन तैयार करता है? पत्तियाँ, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है, ठीक है, ये कितने तरह के अवयवों से मिलकर बना होता है ये भी पूछा जाता है। तो आपको रखना है 5 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहली क्या है? चालनी कोशिकाएं, दूसरा चालनी नलिका, तीसरा साथी कोशिकाएं, और चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और पांचवा फ्लोएम रेशे, ठीक है। तो ये 5 तरह की कोशिकाएं मिलके फ्लोएम बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। याद रखना, फ्लोएम रेशों के छोड़ दो, अगर आप फ्लोएम रेशों को छोड़ दो तो इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित कोशिकाएं, फ्लोएम रेशों के अलावा, ठीक। तो फ्लोएम भी पता लग गया। अब बात कर लेते हैं जो पौधे की बाहरी परत होती है, ठीक है ना, उसके बारे में, ठीक है। तो एपिडर्मिस के बारे में पूछा जाता है, आप याद रखना। एपिडर्मिस जो होती है पौधों की सबसे बाहरी परत होती है। हालांकि एपिडर्मिस जंतुओं में ही पाया जाता है, लेकिन जंतुओं का एपिडर्मिस और पौधों का एपिडर्मिस बहुत अलग अलग होता है। अभी हम यहाँ पौधों की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। एपिडर्मिस का सिंपल सा मीनिंग है सबसे बाहरी कवर, जो हमारे शरीर में भी होता है और पौधों के शरीर में भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक। तो यहाँ पे एपिडर्मिस का मतलब है पौधों की बात कर रहे हैं, तो पौधों की जो सबसे बाहरी परत होती है उसी को उनका एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, एपिडर्मिस यानी कि पौधों की सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिकाओं की एक परत है जो पौधे के तने, जड़, पत्ती, फूल सबको ही, ठीक है ना, ढकती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये जो बाहरी परत है, देखो ये क्या बोला जा रहा है? एपिडर्मिस, ठीक। एपिडर्मिस के कार्य क्या क्या है ये भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कार्य इसका क्या है एपिडर्मिस का? पौधे को बाहरी वातावरण से बचाना, पानी की कमी से बचाना, यानी पानी सूख ना जाए अंदर का, फंगल और बैक्टीरियल रोगों से सुरक्षा प्रदान करना पौधे को, ठीक है। गैस को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है ना, सतह प्रदान करना, ठीक है। और बहुत सारे यौगिकों को स्रावित करना, पानी और खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ठीक। ये कार्य है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों, पौधों के अलग अलग हिस्सों की सतह पे पाए जाते हैं, मेनली पत्तियों के हिस्सों पे। इन्हीं छेदों को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा यानी रंध्र, यानी छेद, जो पत्तियों पे मेनली या फिर तनों पर भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। और ये बाहरी परत जो होती है ना, एपिडर्मिस जिसे बोला, उसी पे पाए जाते हैं, ठीक। स्टोमेटा के काम क्या क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, ये राजमा या किडनी के आकार की कोशिकाएं हैं और उसके बीच में एक छेद जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसी को स्टोमेटा बोला जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा के कार्य क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, जो स्टोमेटा होते हैं पौधे और वायुमंडल के बीच में गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करते हैं, ठीक। स्टोमेटा के जरिए ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, स्टोमेटा के जरिए ही पौधे ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, ठीक है। स्टोमेटा को घेरने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो राजमा के बीज या किडनी के शेप का दिखाई दे रही है, इनको हम गार्ड कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। यही गार्ड कोशिकाएं जो होती हैं ये स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करती हैं, ठीक है। जब मौसम गर्म होता है या शुष्क होता है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पानी की कमी है तो पानी बाहर नहीं जाने देना चाहता पौधा, इसलिए इनको बंद कर देता है, ठीक है। और जब पानी अधिक होता है पौधे के पास तो ये खुल जाते हैं। तो स्टोमेटा के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो देखो, ये था इसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने पौधों के ऊतकों के बारे में पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे जंतुओं के ऊतक के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।